नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, ये है एपिसोड नंबर 2 हमारा स्टार्टअप सीरीज़ का। अगर आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर कहीं आपको आई बटन में मिल जाएगा। आजा आजा। हाँ हाँ, तो ये इस लिंक पे आप क्लिक कर लो, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आखिरकार किसी भी स्टार्टअप आइडिया को हम लोग खोजते कैसे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला चीज़ जो है वो एक कह सकते हैं कि मिथ है, जो कि लोग कहते हैं कि आपको स्टार्टअप खोलने के लिए क्या चाहिए, एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, जो कि मेरे हिसाब से पूरी तरीके से गलत है। कोई यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स आपको बहुत अलग तरीके का आइडिया नहीं ढूंढना होता है। ये जो आइडियाज़ होते हैं वो आपके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड ही होते हैं। अब यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, इट शुड बी ए प्रॉब्लम सॉल्विंग और एन इकोसिस्टम। तो ये जो आइडियाज़ होने चाहिए वो चाहे तो कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या कोई ना कोई आप इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हो। इस पॉइंट के ऊपर मैं दोबारा आऊँगा, इसको मैं बढ़िया से एक्सप्लेन करूँगा। तो कोई भी स्टार्टअप आइडिया को तैयार करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ, कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ आपको, इस स्टेप्स को फॉलो करके आप कोई भी स्टार्टअप आइडिया को आसानी से खोज सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है कि आपको 10 मिनिमम 10 आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हर दिन अपने नोटबुक पे लिखना है। आप एक नोटपैड खरीद लो छोटा सा, और उस पर आप 10 रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को लिखो। आप डे टू डे लाइफ में जो भी आप प्रॉब्लम महसूस कर रहे हो उस चीज़ को लिखो। अब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का कहने का मतलब ये है कि वो प्रॉब्लम और लोग को भी होता है, ऐसा नहीं कि वो प्रॉब्लम सिर्फ आपको होता है। अब आपके मम्मी पापा आपको डांटते हैं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको आपको उसमें नोट नहीं करना है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का एग्जांपल मैं कुछ टाइम के बाद आपको दूंगा। तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ कि जो भी आप काम कर रहे हो, दिन भर में आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो, तो उस ट्रैवलिंग के दौरान आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपको खाने की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, आप सही से ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, ट्रैवलिंग करने के दौरान आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है, वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आपको वहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से मान लो आप 10 मिनिमम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम डेली लिख रहे हो, और कम से कम ये चीज़ को आपको फॉलो करना है 1 वीक तक। कितने दिन तक? 1 वीक तक। तो मैं मान के चलता हूँ कि 1 वीक के बाद यानी कि 7 दिन के बाद आपके पास करीब 70 to 100 प्रॉब्लम्स वहाँ पे आपके नोटपैड में आ जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, हमारा यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है कि नाउ लिस्ट आउट दोज आइडियाज ऑन विच यू कैन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम दैट टाइम। अब उस 70 to 100 आइडियाज़ में से उस आइडियाज़ को अलग करो जिस पे आप अभी काम कर सकते हो। अभी काम करने का मतलब क्या कि उसको सेटअप करने में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग, पैसा, ये सब खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टीम की ज़रूरत नहीं है, और जितना आपका नॉलेज है उस हिसाब से आप उसको तुरंत सेटअप कर सकते हो। तो उस टाइप से आप उस आइडियाज़ को अलग करके लिख लो। तो मैं मान के चलता हूँ कि अभी भी आपके पास 70 to 100 आइडिया में से 20 से 25 आइडिया आपके पास ऐसे हैं जिस पे आप तुरंत अभी काम कर सकते हो। अब इन 20 से 25 आइडियाज़ में सबसे बेस्ट आइडिया आपको कैसे ढूंढना है, तो आप इन 25 आइडिया को ध्यान से देखो, पढ़ो, समझो, और अपने नॉलेज, पैशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखो कि उनमें से बेस्ट आइडिया आपको कौन सा लग रहा है और कौन से आइडिया पे आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हो। अगर मान लीजिए कोई ऐसा आइडिया है जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, भले ही आपने उसको नोटपैड में लिख लिया, लेकिन आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप उस पर काम नहीं कर सकते। साथ ही साथ इसके बारे में बताऊं तो वो जो आइडिया जो आप चुन रहे हो वो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होना चाहिए। प्रॉब्लम कहने का मतलब कि वो प्रॉब्लम सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो और लोगों को भी प्रॉब्लम उसमें होता होगा। तो यहाँ पे कुछ रिमेंबर करने की बातें हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं जो सेकंड पॉइंट को वहाँ पे छोड़ रहा हूँ, यानी कि क्या, इट शुड बी ए प्रॉब्लम सॉल्विंग और एन इकोसिस्टम। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आते हैं इकोसिस्टम शब्द के बारे में। तो इकोसिस्टम आखिर होता क्या है कि मान लीजिए आपने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें बहुत सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं। एग्जांपल लेके चलते हैं कि अमेजॉन। अब अमेजॉन क्या है, एक वेबसाइट है, एक कंपनी है जो क्या कर रहा है, किसी भी सेलर को वो आता है, उस पर रजिस्टर होता है, वो अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करता है, और कोई भी कस्टमर आता है उस प्रोडक्ट को खरीदता है। तो अमेजॉन क्या है, एक इकोसिस्टम है जहाँ पे बिजनेस भी आ रहे हैं और कंज्यूमर्स भी आ रहे हैं। अमेजॉन का बस क्या काम है कि वो बीच में उस प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर रहा है जहाँ पे बिजनेसमैन और कंज्यूमर ऑनलाइन मिल रहे हैं, और बीच में कुछ ना कुछ कमीशन अमेजॉन रखता है, वो अमेजॉन का अर्निंग सोर्स है। तो इस तरीके से क्या आप भी कोई इकोसिस्टम बना सकते हो। और अगर एग्जांपल लेके चले इकोसिस्टम का, तो आप यूज़ करते हो यूट्यूब। तो यूट्यूब क्या है, एक इकोसिस्टम है, एक वेबसाइट है, वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट है। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी क्रिएटर आता है, वो अपना वीडियो बनाया, उसको एडिट किया, उसको पोस्ट किया, और हम कंज्यूमर्स क्या कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैंने वीडियो को शूट किया, एडिट किया, अपलोड किया, आप उसको देख रहे हो, आप नॉलेज ले रहे हो। तो मैं यहाँ पे क्या हो गया, एक क्रिएटर हो गया, और आप क्या हो गए, यहाँ पे कंज्यूमर हो गए, उस वीडियो के व्यूअर हो गए। तो ये यूट्यूब भी क्या है, इकोसिस्टम है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ और भी आते हैं, यहाँ पे आप एड्स की कंपनियाँ आती हैं, बिजनेस आते हैं, और भी जो अपने एड्स को प्रमोट करते हैं, उन एड्स का कुछ परसेंटेज यूट्यूब रखती है, कुछ परसेंट क्रिएटर को देती है, वो सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारे लोग डिपेंडेंट है, ये क्या हो गया, एक
इकोसिस्टम हो गया। उस तरीके से फेसबुक, व्हाट्सएप, जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, ये सभी क्या है, एक तरीके के इकोसिस्टम हैं। दूसरी बात पर अगर चले तो क्या है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया, कि मतलब आपने कोई बहुत ही बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पर लेके चलता हूँ। मान लीजिए आप कॉलेज में हैं, आप कॉलेज में जाते हो, क्लास करते हो, तो आपको ऐसा फील हुआ कि आपके कॉलेज के आसपास कोई ऐसा बढ़िया स्टेशनरी का शॉप नहीं है। क्या मैं बोला कि वहाँ पे कोई स्टेशनरी का शॉप नहीं है जहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएँ। वहाँ पे 10 दुकान ज़रूर है, लेकिन आपको 10 दुकान पे जो 50 से 100 मीटर के डिस्टेंस पे है, और उन 10 दुकान पे आपको अलग अलग करवाना पड़ रहा है। कोई एक दुकान पे जेरोक्स कॉपी हो रहा है, कोई एक दुकान पे बुक्स मिल रहे हैं, कोई एक दुकान पे कॉपीज मिल रहे हैं, कोई एक दुकान पे पेन पेपर्स मिल रहे हैं और भी स्टेशनरी के आइटम्स मिल रहे हैं। तो कोई एक परफेक्ट शॉप नहीं है जहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही हैं। और ये जो सारे शॉप्स हैं वो क्या है, काफ़ी दूर दूर पर हैं। आपको ये आइडिया आया क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जहाँ पे मैं इन सारे शॉप्स को एक साथ कंबाइन कर लूँ और कोई ऐसा ब्रांड कर लूँ। तो आपने इसको दिमाग लगाना शुरू किया, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, तो आपने क्या किया, 2-4 कॉपीज, 2-4 बुक्स, कुछ पेन, कुछ पेंसिल्स, मतलब सारे स्टेशनरी आइटम्स थोड़ा खरीद के आप अपने बैग में रख ली। और जब भी आप कॉलेज जा रहे हो तो आप अपने दोस्तों को बता रहे हो कि भाई मेरे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप मेरे पास से उसी रेट पे ले लो। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपने एक आइडिया सोचा, आपने एक प्रॉब्लम को सोचा, आपको लगा कि आपके कॉलेज के फ्रेंड्स, पूरे कॉलेज को, जितने भी कॉलेज में वो लोग पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उन सभी को ये दिक्कत होता है। आपने ट्राई किया उसको सॉल्व करने का, और इस तरीके से एक स्टार्टअप आप बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपका स्टार्टअप अब पूरे कॉलेज में चलने लगा, धीरे 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 लोग आपको जानने लगे कि हाँ ये आदमी ये काम कर रहा है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप और भी कॉलेज में इसको एक्सपेंड कर सकते हो। अब वो कैसे होगा वो आप आगे सीखोगे, करने के लिए कैसे आपको वो करना है। मैं बस एक यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। अब चूंकि आपने अपने नोटपैड में ये सारी चीज़ें जो भी आइडियाज़ है वो तैयार कर ली, उसमें से आपने एक बेस्ट आइडिया तैयार कर लिया। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं कि सबसे पहला जो आपने आइडिया सोचा है, स्टार्टअप आइडिया सोचा है, वहाँ पे जो ऑडियंस साइज़ है और ऑडियंस की जो रीच है वो कितनी ज़्यादा है, कितनी बड़ी है। जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐसा आइडिया सॉल्व करने का ट्राई किया जिसकी डिमांड आपके सोसाइटी में है ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, आपका स्टार्टअप आइडिया कितना भी बेहतर हो, आपने कितना अच्छा काम किया, वो मैटर बिल्कुल भी नहीं करेगा और वो आपका आइडिया क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए आप एजुकेशन सेक्टर पर कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके टारगेट ऑडियंस कौन होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे मेनली, साथ साथ उनके पेरेंट्स होंगे। तो ये आपके क्या होंगे, टारगेट ऑडियंस होंगे। तो एजुकेशन सेक्टर में क्या है कि किसी भी सिटी में, किसी भी गांव में एजुकेशन पे लोग काम करते ही हैं, तो वहाँ पे रीच क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। उस तरीके से मान लीजिए आप कोई गांव में गए और आप गांव में जाके इलेक्ट्रिक स्कूटर बेच रहे हो, तो क्या ये पॉसिबल है कि वहाँ पे लोग खरीदेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि गांव में क्या होता है कि मेनली लोग प्रेफर करते हैं पैदल चलना, और अगर उनके पास बाइक्स वगैरह होते भी हैं तो वो भी क्या होते हैं, पेट्रोल व्हीकल होते हैं। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल उनको सेल कर रहे हो तो वहाँ पे उनको चार्जिंग वगैरह का दिक्कत आने वाला है, तो बिल्कुल भी ये आपका आइडिया सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से आपको टारगेटेड ऑडियंस साइज़ और उनके रीच को आपको दिमाग में रख के अपने आइडिया को सोचना है और आइडिया को अपना सेलेक्ट करना है। उन 20 से 25 जो लास्ट में आइडिया आपने अलग किया था उसमें से आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अब दूसरी बात जो आपको दिमाग में रखनी है वो क्या है कि कितने टाइम पे आप अपने स्टार्टअप को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। अब मान लीजिए आपको कोई स्टार्टअप है जहाँ पे 10,000 रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करना है, तो कितनी जल्दी, कितना टाइम लगेगा उस 10,000 रुपीज़ को वापस गेन करने में और उसके बाद प्रॉफिटेबल कंपनी को करने में, ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने स्टार्टअप सोच लिया, आपने उसका इनिशियल कैपिटल भी रेज कर लिया, आपने इन्वेस्ट किया, आपने स्टार्ट किया, लेकिन आपकी कंपनी प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, ऐसा कोई हिसाब नहीं होता है। तो वो एक क्लियरेंस होना चाहिए कि हाँ 3 से 4 महीने के अंदर मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। अगर मैं बात करूँ अपने स्टार्टअप के बारे में, पुरानी ज्ञान के बारे में, तो मेरा जो स्टार्टअप था वो डे 1 से ही प्रॉफिटेबल था। इसका ये रीज़न था क्योंकि मैंने कोई बहुत ही बड़ा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट नहीं किया। अगर आप जानना चाहते हो मेरे स्टार्टअप के बारे में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि आपके स्टार्टअप आइडिया जो आपने सोचा उसमें कितना कैपिटल चाहिए, उसको कितना स्पेस चाहिए और कितने लोगों की ज़रूरत है आपको स्टार्टअप को स्टार्ट करने में। मान लीजिए आपने कोई दिमाग लगाया कि मेरे जो सिटी में कोई ऐसा बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर की कंपनी नहीं है, तो आप भी सॉफ्टवेयर के फील्ड में हो तो आपने दिमाग लगाया कि चलो भाई मैं एक सॉफ्टवेयर की कंपनी को स्टार्ट करता हूँ। तो इनिशियली क्या होगा, आप एक स्टार्टिंग कर रहे हो उस कंपनी की, तो ऐसा नहीं कि आप डे 1 से आपके पास क्लाइंट्स की भीड़ लग जाएगी। तो स्टार्टिंग में आपको क्लाइंट नहीं मिलेंगे, आप काफ़ी मुश्किल से मिलेंगे, तो आप अकेले भी इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि आपके पास उतना काम नहीं होगा कि आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या हुआ कि आप अकेले स्टार्ट कर सकते हो। मतलब यहाँ पर कितने टीम मेंबर चाहिए, सिर्फ एक टीम मेंबर चाहिए। अगर बात करें कैपिटल की तो कुछ खास कैपिटल इसमें नहीं चाहिए क्योंकि आपको कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है इसमें कुछ खास,
और अगर हम बात करें स्पेस की, तो सिंपली आप अपने घर में, अपने रूम में भी इसको स्टार्ट कर सकते हो इनिशियली। फिर जैसे जैसे क्लाइंट्स बढ़ते जाएंगे, आप उसके बाद क्या करोगे, अपनी टीम को ग्रो करोगे, सही लोगों को पिच करोगे। और इसी के ऊपर हमारा अगला पॉइंट है, पिचिंग फॉर द राइट टीम मेंबर्स। अब अगर आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया आपने सोच लिया, तो आप क्या करते हो, आप इसके बाद अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को इसके बारे में बताते हो। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको किन दोस्तों को पिच करना है। क्या आप जिन दोस्तों को पिच कर रहे हो उनका जो सोच है वो आपकी तरह है, या आप उनके पास जाते हो, उनको पिच करते हो तो आपका साथ देने के बजाय वो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, ये सब भी हो सकता है। अब वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये नहीं सोचना है कि वो ज़बरदस्ती डिमोटिवेट कर रहे हैं, हो सकता है वो सही भी बोल रहे हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किस इंसान से जाके बात करना है। ऐसे ही किसी वेल्ले आदमी से आप जाके बात नहीं कर सकते हो, उसी से बात करना जिसके पास इन सब चीज़ों की समझ हो, इन सब चीज़ों को समझने पर रखने की उनके पास उतनी ज्ञान हो, तभी जाके उनके पास आप पिच करना और उनको अपनी कंपनी में आने के लिए बोलना। तो ये था हमारा दोस्तों सेकंड एपिसोड, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आखिरकार कैसे आप अपना इनिशियल कैपिटल को रेज कर सकते हो। उस एपिसोड में मैं आपको और बताऊंगा डेटा के बारे में, कैसे आपको स्टार्टिंग से ही अपने डे 1 से डेटा को बनाना है, डेटा को तैयार रखना है, क्योंकि डेटा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, क्योंकि डेटा के ऊपर बहुत ही लंबा वीडियो बनने वाला है, क्योंकि बनाया जा सकता है, क्योंकि डेटा ही आपका असली हथियार है। डेटा के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो डेटा के बारे में, कि डेटा के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, आखिरकार कैसे कोई भी डेटा कलेक्ट करके आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो मार्केटिंग वगैरह करने के लिए, कैसे आप उस डेटा का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकते हो, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो। दोस्तों मुझे उम्मीद है मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट तो बिल्कुल करना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगला एपिसोड बहुत जल्दी आने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई भी दिक्कत या डाउट है तो आप कमेंट करो, और मुझे आप फॉलो कर लो इंस्टाग्राम में, यहाँ पे उसका है आईडी, ये यूज़र आईडी है मेरा इंस्टाग्राम का, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड।